नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं, डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, आप सबको पता होगा ही सही, है ना। तो ये उसका शेड्यूल रहा कि कौन कौन से हमारे पास एग्ज़ाम अवेलेबल है। जैसे कि जून 2023 के जो 17 जून को एग्ज़ाम हुए थे दोनों शिफ्ट के, उनके भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। जून और दिसंबर का एक साथ हुआ था 5 मार्च को, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी विद डिटेल सॉल्यूशन। 30 सितंबर को हुआ था, उसके पहले 26 दिसंबर को, उससे पहले 13 नवंबर को, उससे पहले दिसंबर 2019 में, और फिर जून 2019 में। 2018 उससे पहले हमने इसलिए पेपर नहीं लिए क्योंकि उसकी तो हम आपको जो YCT वाली बुक आती है या फिर कोई पीडीएफ बढ़िया सी उपलब्ध करवा देंगे, तो उसमें देख लेना। इनके सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा आपको यहाँ पर, और इनके काफ़ियों के सॉल्यूशन हो भी चुके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पर डिटेल में। तो आज देखते हैं 5 मार्च वाला जो एग्ज़ाम है ना, 5 मार्च का शिफ्ट 1, उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में। अच्छा, चलिए बताते हैं प्रथम प्रयोग किस में मिलता है। इसका जो सही उत्तर है ना, लोगों ने चंदायन माना है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि चंदायन का समय 1379 है। ठीक है, 1379-80 मलिक मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, लेकिन जो इसका सही आंसर है, जो वाकई में सही आंसर है, अवधि का जो पहले ही प्रयोग हो चुका था, क्योंकि जो अमीर खुसरो है ना, उसका जन्म पहले हो चुका था। तो अमीर खुसरो की जो एक रचना है खलिक बारी, उसमें अवधि का प्रयोग मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। वैसे खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता या खड़ी बोली में रचना करने वाले सबसे पहले अवधि में खड़ी बोली में रचना करने वाले अमीर खुसरो ही थे, परंतु खलिक बारी में अवधि का थोड़ा सा पुट मिल जाता है। तो खलिक बारी रचना यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो याद रखना, पहले का उत्तर एक होगा खलिक बारी। दूसरा प्रश्न देखो, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप सबको पता होगा 14 सितंबर 1949 को हम मनाते हैं, हमारा ये हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है ना। लेकिन 7 जून 1955 को, कब? 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी, 7 जून 1955 को। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बघेली। देखो दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, जो हिंदी की 18 बोलियाँ है ना, जिसमें 17 मानते हैं, अब 18वीं मैथिली को भाषा का, वो तीनों की, वो 18 के 18, 17 17 बोलियाँ शोर सेनी मागधी और अर्धमागधी, इन तीनों से मिलके बनी, याद रखना। अब अर्धमागधी में अंदर कौन कौन सी आती है? बघेली, ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और एक आती है कौन सी? अवधी। तो तीनों की तीनों बोलियाँ किसके अंदर आती हैं? अर्धमागधी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है? स्पर्श संघर्ष व्यंजन ध्वनि कौन सी? स्पर्श संघर्षी, जो च वर्ग होता है ना दोस्तों, च वर्ग वो स्पर्श संघर्षी होता है, तो झ यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, झ। पांचवा प्रश्न देखिए, जहाँ डिटेल में बात करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, वहाँ हम डिटेल में जरूर करेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। बच्चों की डिमांड होती है कि सर बड़ा पेपर होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दीजिए, और काफ़ी सारे PYP भी हैं जो आपको करने होते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात याद होनी चाहिए, किसने लिखा है ये हिंदी का साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, किसने लिखा है ये? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, कब लिखा है ये इन्होंने? 1938 में। कब लिखा था? 1938। ठीक है, ये पूरा नहीं है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक का पूरा नहीं है, ये अधूरा ही है। कब से कब तक लिखा था इन्होंने? 693 से लेकर 1693 तक के कवियों का इन्होंने वर्णन किया है इसमें से। ठीक है, 693 से लेके 1693 तक। 693 में इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। किसको माना है पहला कवि? इन्होंने स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू को पहला कवि माना है, राम कुमार वर्मा। छठा प्रश्न देखिए, देसिल बयना सब जन मिठा, ते टेंशन जपो अवहट्टा, ना। देसी भाषा का कोई योग नहीं है, देसी भाषा जैसी कोई मीठी भाषा हो ही नहीं सकती। अपनी भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? विद्यापति की पंक्तियाँ हैं ये। विद्यापति की भी किस में संकलित है? कीर्ति लता में। किस में संकलित है? कीर्ति लता में। कीर्ति पताका तो इनकी प्रकाशित ही नहीं हुई थी, है ना, तब कीर्ति लता में संकलित है, याद रखना। इसके अलावा पदावली की एक रचना बचती है, बाकी संस्कृत में इन्होंने रचनाएं की है। अगला प्रश्न है कि राम के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक प्रयत्न किस रचना में? राधा। राधा, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से, राधा के प्रेम। देखो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा कनोप्रिया। ठीक है,
कनुप्रिया, यहाँ पे जो धर्मवीर भारती की रचना है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाया गया है। ठीक है। लोकायतन एकमात्र महाकाव्य है किसका? पंत का। लोकायतन एकमात्र महाकाव्य है पंत का। अयोध्या सिंह अरिहोद का रचित ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ये देखो उपन्यास है दोस्तों ये। ठीक है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है ये। ठीक है, 8वें में उत्तर हो जाएगा उपन्यास। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बातें किसके पत्रों का संग्रह है? ये किस साहित्यकार का? इसका जो सही आंसर होगा वो भारतीय आर्यावर्त होगा। भारतीय आर्यावर्त क्यों होगा? क्योंकि वो तो संपादक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि किसके, भारतीय आर्यावर्त ने जो संपादन किया किसका किया है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है ये। चिट्ठिया हो तो चिड़िया रेन बसेरा किसका है? ये चिड़िया रेन बसेरा, चिट्ठिया से याद आया, ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है ना, चिड़िया रेन बसेरा जो रचना है वो विद्यानिवास मिश्र की है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, किसका मानना है ये? भट्टलोलट का मानना है। भट्टलोलट वही है जिन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया था। आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, भट्टलोलट याद रखना, भट्टलोलट। 11वां प्रश्न देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र ने सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखकर औचित्य के कितने भेद किए हैं? यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म और विशाल से विशाल कितने भेद किए हैं औचित्य के? 27 भेद मानते हैं दोस्तों क्षेमेंद्र के। ठीक है, जिन्होंने औचित्य का सिद्धांत दिया था ना, क्षेमेंद्र वही है जिन्होंने औचित्य का सिद्धांत दिया था। 27 भेद माने इन्होंने औचित्य के। मूल धातु से संबंधित वक्रता कौन सी है? ठीक है ना, कुंतक ने जो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था उसमें वक्रोक्ति के 6 भेद बताए थे दोस्तों। 6 भेद आपने याद होंगे इसे। वर्ण वक्रता, पद में पूर्वार्ध, सबसे पहले पद के पूर्वार्ध आएगा, फिर पद परार्ध यानी कि पद के बाद वाला, उसके पद से मिला के क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है ना, तो वाक्य वक्रता, फिर प्रकरण वक्रता और अंत में आएगा प्रबंध वक्रता। ठीक है, पर यहाँ पूछा है मूल धातु से संबंधित वक्रता कौन सी है? तो मूल धातु जो है ना दोस्तों, मूल धातु, लिंग, ये वचन, ये जो सब चीज़ें है ना, ये किसमें है? पद पूर्वार्ध में, याद रखना। ठीक है, पद परार्ध में क्या है? कारक वगैरह है, कारक है, काल है, ये जो चीज़ें हैं पर्यायवाची, प्रत्यय। प्रत्यय जो है ना पद पूर्वार्ध में है दोस्तों, लेकिन पद परार्ध का दूसरा नाम भी प्रत्यय वक्रता भी है। ठीक है ना, याद रखना आप। लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों का कविताओं का संग्रह है? दोनों घनिष्ठ मित्र होते हैं, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, है ना। वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ है? 1770 में। कोलरिज का कब हुआ है? 72 में। कोलरिज वही है जिन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना उनका, उसमें साफ साफ ही पंक्तियाँ लिखी हुई है दोस्तों कि किसी भाषा का अस्तित्व में व्यवहार में न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, 2 उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 2। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में आए या लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान के वास्तविकताओं के संपर्क में आए, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कथन किस अंग्रेजी अधिकारी का है? ये हंटर का है, ये हंटर का। ठीक है ना, चौथा आंसर होगा इसमें, हंटर का कथन है दोस्तों ये। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आ रही, द्वंद्व संबंध। ठीक है ना, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान और द्वंद्व संबंध, तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि यार ये तो मार्क्सवाद से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था ना। इसका जो सही उत्तर होगा लियोतार्द होगा दोस्तों, लियोतार्द। और लियोतार्द किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है लियोतार्द। अगला प्रश्न देखिए, उद्दंत मार्तंड का प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? पहली पत्रिका थी हिंदी की दोस्तों ये। इसका जो सही उत्तर होगा ब्रजेंद्र नाथ उपाध्याय। ठीक है ना, 2 इसका सही उत्तर होगा ब्रजेंद्र नाथ उपाध्याय, इनको श्रेय जाता है दोस्तों। बाकी जुगल किशोर इसके मेन वो संपादक थे जिन्होंने इस पत्रिका को छापा था। ठीक है ना, जुगल किशोर। अगला प्रश्न देखिए, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई नहीं जीवन की आस हो, नहीं जीवन की आस। इसकी पंक्तियाँ हैं, याद है ना, कबीर की पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये। इसमें है नर्द अकेली रह गई। अब बच्चों ने, किसी ने आत्मा लगाया होगा, किसी ने क्या लगाया होगा, है ना। तो ये चौसरिया खेल ही खेल रहे हैं अपन, चौसरिया खेल में, है ना। तो यानी कि नर्द का मतलब होगा गोटी, जो रियल में होता है ना, वही यहाँ पे अर्थ है गोटी, है ना। गोटी अकेली रह गई नहीं जीवन की आस, है ना। तो इसको कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक भाषा के रूप में बताया ही है ना, याद रखना। 18वें का आंसर 3 माना है यहाँ पे,
गोटी। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता 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 ओ कहकर पुकारते हैं? पिता पिता, ठीक है ना, किसको कहकर पुकारते हैं? ये दोस्तों आपने पढ़ी होगी, अंधेरे में कविता जो है मुक्ति बोध की, उसमें तिलक का नाम आता है, ठीक है, तिलक का नाम बेकायदा आता है बेलता। तो पिता पिता कहकर तिलक को पुकारते हैं। अन्याय है जिधर उधर है शक्ति, राम की शक्ति पूजा में किसका कथन है दोस्तों? ये किसने किसने कहा? ये भगवान राम ने कहा था। किससे कहा था? ये भगवान राम ने विभीषण से कहा था, ठीक है, भगवान राम ने विभीषण से, ठीक है, पहला उत्तर हो जाएगा इसका राम। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। नैन चुवई जैसे महावट नीरू, जैसे महावट के महीने में पानी टप टप गिरता है ना, वैसे मेरे नैनों से आंसू गिर रहे हैं, क्या है ना। तो कौन सी? माघ की झड़ी में ना, माघ का महीना है, उसमें नाग किसमें है? ये पद्मावत में है दोस्तों, ये पद्मावत है ना। मलिक मोहम्मद जायसी 1540। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? झूठा सच उपन्यास आप सबने देखा होगा, सिलेबस में है। यशपाल का 1958, वतन और देश, और 1960 देश का भविष्य, 2 पार्ट है इसके। इसमें जालंधर भी आता है दोस्तों, लखनऊ भी आता है, नैनीताल भी आता है, मगर कानपुर का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। कानपुर सही उत्तर हो जाएगा, कानपुर। 22वां प्रश्न देखिए, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों सी, मगर जीवन है रईसों का, उतना ही विलास है उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये कथन किस उपन्यास का है? ये मेहता मालती के बीच में वहाँ पे जो संवाद होता है उसका कथन है दोस्तों, ये गोदान उपन्यास का, ठीक है, गोदान उपन्यास 1936, मुंशी प्रेमचंद। 24वां प्रश्न है कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 प्रकाशन वर्ष। ये कथामुख दिया हुआ है, शुरुआत में दिया हुआ है प्रस्तावना के पास, के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन का वहाँ पे नाम आता है, ऑस्ट्रिया की है वो, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, याद रखना, वहाँ दिया हुआ है बेकायदा। चौथा आंसर सही है इसमें। कम से कम भूमिका शुरुआत में क्या दिया हुआ है, अंत में क्या दिया हुआ है, किसी भी किताब के पीछे पीछे क्या दिया हुआ है, लास्ट में, ये सब पढ़ लिया करो दोस्तों, थोड़ा बहुत नज़र तो मार लिया करो कम से कम, कितने चैप्टर से कितने पार्ट में डिवाइड है, पहले चैप्टर का क्या नाम है, लास्ट वाले चैप्टर का क्या नाम है, इतना तो कम से कम याद कर लिया करो। काफ़ी प्रश्न यहीं से मिल जाते हैं, यकीन करो आप। किस उपन्यास है पारंपरिक गीतों के साथ साथ बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह, ठीक है ना, पंजाब में बड़ा इनका बोलबाला है, मतलब है ना, तो याद रखना पंजाब से संबंधित हो गया इसको उत्तर जो होगा, है ना, कि बहुत आयात से प्रयोग हुआ है जिंदगी नामा, ठीक है, 1979, ठीक है ना, 1379 कहा जा रहा हूँ, 1379 वो चंदायन की याद आ जाती है बार बार मुझे, ऐसा है, 1979 है इसका, ठीक है। कृष्णा सोबती की रचना है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर बुलाती थी? किसे बुलाती थी? गंगी की पतहू को, ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा 26वें में 2। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, बंग महिला, ठीक है, पहला राजनीति कहानी है ये 1904, बंग महिला की लिखी हुई है ये। बंग महिला की जो दोस्ती कहानी है वो अपने कौन सी संकलित है? इसमें एक दुलाई वाली, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष नाम है उनका, 1904 इसका आंसर हो जाएगा। आज तक कभी न हो ऐसा न हुआ न कभी सुना, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयोग कथन किसका है ये, है ना, तो ये कथन है, बहुत अच्छी कहानी है, 1948 में छपी थी ये, कृष्णा सोबती की कहानी है दोस्तों, ये वही 1947 का जो हुआ था उसी से संबंधित है, आज़ादी से संबंधित, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से संबंधित है। नवाब बीबी ने शाहानी से कहा था, ये नवाब बीबी ने शाहानी से, पहला उत्तर सही हो जाएगा ये, पढ़ना, बड़ी अच्छी कहानी है। अगर कहानियों के बीच में जैसे कथन आते हैं उपन्यास में से भी अगर मुख्य पात्रों से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहाँ है जहाँ मतलब बड़ा बड़ा उपन्यास है, नाटक में से कोई छोटा सा या कोई गौण पात्र का क्वेश्चन दे दिया, तब दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि उतना किसी को याद नहीं हो पाता। पवित्रता का माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक का कथन है ये दोस्तों, जयशंकर प्रसाद 1928, किसका कथन है ये? देवसेना का, इसका है देवसेना का, बहुत मुख्य पात्र होती है देवसेना, याद रखना, देवसेना इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मैं बता दूंगा आपको, है ना, ये टेंशन वाली बात नहीं कि चंद्रगुप्त के पात्र कौन कौन से हैं, स्कंदगुप्त के और ध्रुव स्वामिनी के। बहुत आसान है क्योंकि तीनों की कथाएं अलग अलग है, तीनों का मतलब इतना संबंध नहीं है गहरा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, इतना लोड मत लेना, ठीक है। चंद्रगुप्त में तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त में तो जो पता है सबको कि कार्नेलिया से उनका विवाह होता है, तो जाहिर सी बात है सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से विवाह हुआ, तो दो चार अंग्रेजी पात्र और भी आएंगे इसे, तो वहाँ से दिमाग लगा लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, ये उधर से अलग से पात्र है, ये इधर से याद कर लेना। तीनों को एक साथ रख के पात्र को याद करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करना खुद की एक कहानी बना लेना, मनगढ़ंत मनगढ़ंत कहानी बना लेना, बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए नीरव, काश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की है। चंद्रगुप्त नाटक का कथन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, सिंगरन का है ये, ठीक है ना, सिंगरन का कथन है, याद रखना, चौथा आंसर होगा इसका। या फिर इनके प्ले देख लिया करो, यूट्यूब पे इनके प्ले हो गए इसे, है ना, जहाँ कहीं भी मतलब जिन्होंने परफॉर्म किया है उनके देख लेना, एक एक लाइन सेम टू सेम होती है दोस्तों वहाँ पे। पंक्तियाँ दी हुई है, ये अंजो दीदी नाटक की है, 1955 में छपा था ये, उपेंद्रनाथ अष्ट का, उपेंद्रनाथ अष्ट। डैश 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 कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी, किसने कहा है ये खुद श्रीपत ने श्रीपत के लिए कहा है कि श्रीपत बेहद गवार है। अपन कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा कहते हैं, खुद के लिए नाम लेके कहते हैं ना, तो उसी प्रकार श्रीपत का कथन है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल देकर जाता है, जो फूल लेकर जाता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। गांधी जी की बकरी, ठीक है ना, किसका कौन सा नाटक है ये, बकरी नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, याद रखना, बकरी नाटक है ये, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ठीक है। कितना है प्रकाशन है इसका, 64 है या 74 है, बताओ, कमेंट करो मुझे, 64 है या 74 है, ऐसा है बिल्कुल। सत्यवीर का कथन है, सत्यवीर ने कही ये पंक्तियाँ, याद रखना, है ना। सत्यवीर, कर्मवीर, दुर्जन सिंह, ये इसके मेन पात्र हैं, ठीक है। एक बेचारी का बकरी चुरा लेते हैं। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, हम दोनों कौन कौन, मैं और मेरे साथी, मेरे पत्नी, ठीक है ना, मेरे और मेरे पति। तो प्रेमचंद की पत्नी ना शिव रानी देवी, उन्होंने कहा है ये, शिव रानी देवी ने। और कहाँ कहा है, जहाँ आत्मकथ जीवनी, जो जीवनी लिखी है ना प्रेमचंद के बारे में, कि प्रेमचंद के घर में या प्रेमचंद घर में, शिव रानी देवी ने, उसकी शुरुआत में ही पंक्तियाँ मिल जाएगी आपको, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। 33वें का 3, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती हूँ, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस उपन्यास का है या किस रचना का है ये, है ना, ये आत्मकथा है दोस्तों, ये आप हुदरी, ठीक है, आप हुदरी का है ये, आप हुदरी, रमणिका गुप्ता की रचना है ये, आप हुदरी, ठीक है, आप हुदरी। चम्मा पात्र किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चम्मा चम्मा 2, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। अध्यापिका शीला अग्रवाल, ये तो हम 10वीं की कक्षा में पढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं 12वीं जो स्कूलों की उत्सव होती है ना, उसमें मन्ना भंडारी का ये पाठ दिया हुआ था कहीं ना कहीं शीला अग्रवाल से संबंधित, अध्यापिका शीला अग्रवाल, है ना, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 37वां प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल वो मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। बड़ा मार्मिक है एकदम, देखो दोस्तों आप, है ना, उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है ये, है ना, तो किस निबंध से पंक्तियाँ हैं ये, ये है दिल्ली दरबार दर्पण, गलत, शिव शंभू को चिट्ठे, गलत, मजदूरी और प्रेम, गलत, और उठ जाग मुसाफिर भी गलत, क्योंकि ये भारत और नृत्य कैसे हो सकते, उससे लिया गया निबंध है ये, उससे ली गई पंक्तियाँ हैं, है ना। जो किसका निबंध है वो, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी,
और ये भी बताइए कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, तो ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। किसने कहा ये ललित निबंध के बारे में? ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि कौन होगा ये बताओ, ललित निबंध का तो नहीं होगा जो ऐसे कहेगा, है ना भाई। रचनाएं स्वयं पाठ को संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी, और ये भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित बिंदु ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो ललित निबंध के बारे में ये पंक्तियां किसने कही है? ये ललित निबंधकार ने तो नहीं कही है। और ललित निबंधकार कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेरनाथ राय भी है। लेकिन विवेकी राय कौन से निबंधकार है? ग्रामीण चेतना के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 3 ही हो जाएगा, 3 आंसर है इसका। 39वां प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है, साहित्य के सरोकार भी है, कविता का देश भी है, व्यक्ति व्यंजक गद्य ये भी है। छोटे छोटे सुख नहीं है, छोटे छोटे सुख किसका है? ये रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, छोटे छोटे सुख। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति ही मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। ये नाखूनों की बात हो रही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1952 कल्पलता। ठीक है, उसका आंसर उसकी पंक्तियाँ ही है। आसान निबंध है दोस्तों, पढ़ लेना, बड़ा अच्छा निबंध है, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा बिल्कुल समझ में भी आएगा। स्वर ध्वनियों के बारे में बात हो रही है भैया, स्वर ध्वनियों के संबंध में विचार करना है, करते हैं विचार। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। किसने कहा नहीं किया जा सकता? हम तो बोल ही सकते आ ई। व्यंजन का नहीं किया जा सकता स्वतंत्र उच्चारण, तो ठीक है। एक को नहीं बोला जा सकता, जब तक आप नहीं मिलाओगे ना इसमें तब तक नहीं बनेगा ये। तो व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, पर स्वरों का तो किया जा सकता है। तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, गलत बात है ये। दूसरा कथन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से मूल 10 स्वर है, एकदम सही कहते हैं, ये मूल 10 ही होते हैं। ठीक की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि मूल मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर तो कम ही है दोस्तों, अ ई उ। ठीक है ना। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, ये भी सही बात है। अबाध गति से मतलब बाधा नहीं आती। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, कैसे नहीं होते? हम सबको लिख सकते हैं, गलत बात है। और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, बिल्कुल BCE इसका सही हो जाएगा। हसु और दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं। ये हसु हो गया, ये आ दीर्घ हो गया, इस टाइप से। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य बताने हैं, इन पे करना है, गौर फरमाना है। चलो फरमाओ भैया। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया नहीं बोलते, अकर्मक बोलते हैं। गलत हो जाएगा, ये पहला वाला गलत है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है समाप्ति क्रिया कहलाती है, एकदम सही। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही कहा नहीं है भी, कि जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में, है ना, जैसे खाना पीना, खाने के द्वारा हम बता रहे हैं, बिल्कुल रखना करना, है ना, बिल्कुल या आना जाना। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल होना जरूरी है, गलत बात है ये। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, एकदम सही। ठीक है ना। जैसे खाना, खाना क्रिया है, किससे बनी है? खा धातु से बनी, खा, ये मूल अंश यही है। ठीक है ना, खाना। BCE इसका भी सही आंसर BCE हो जाएगा, तीसरा वाला। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न क्या कहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र, अरे नहीं नहीं नहीं, अब्र तो प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमगंड, बद्री नारायण चौधरी। उर्दू में कविता लिखी, गलत हो जाएगा पहला। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, बिल्कुल सही बात है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और उनकी वहाँ के रसिक समाज से जुड़े थे, एकदम सही बात है दोस्त। गलत 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 गलत, जगमोहन सिंह नहीं थे वो, प्रताप नारायण मिश्र थे वो, सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र थे वो। सी भी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, बी सही है अभी तक। गीत गोविंद नंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, बिल्कुल है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रातः समृद्ध प्यारचंद में, बिल्कुल बंगला के प्यारचंद में लिखा है, ये भी सही है। BDE सही हो जाएगा इसका, है ना, BDE दूसरा उत्तर सही। ठीक है। गद्य विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं विचार।
ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। बिल्कुल है, फणीश्वर नाथ रेणु का यही है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखी प्रेमचंद की जीवनी है। गलत। म से मजदूर, म से मदन मोहन, मदन गोपाल है ना उनका नाम, मदन गोपाल है, ठीक है। तो कलम का मजदूर म से मदन गोपाल आएगा, ठीक है ना। म से मजदूर, म से मदन गोपाल। अमृत राय की तो कौन सी है, कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश का संपादक राम कुमार वर्मा ने किया था। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित, ये सही है, सी सही है, अभी तक ए और सी सही है। बाकी देखते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण, बिल्कुल सही बात है, सांस्कृतिक पुनर्चेतना संबंधित इतिहास है इनके निबंध है। दूसरी परंपरा खोज विश्वनाथ त्रिपाठी, गलत। नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह का है दूसरी परंपरा खोज, ACD सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा उत्तर सही। अगला प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कर लेते हैं। बनारसी दास जैन की अर्ध आत्मकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल, अर्ध कथानक है उनका, अर्ध कथा नहीं है दोस्तों, अर्ध कथा किसकी है, नगेंद्र की, ठीक है, नगेंद्र की तो है अर्ध कथा, जबकि अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन की, ए सही है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है, एकदम सही बात है, बीबी एकदम सही है। सी है, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा के तान नहीं, मैत्रेय पुष्पा की है। अपने अपने पंजरे से रोज सिंह बेचन, गलत, नहीं है, ठीक है ना। किसकी है, मोहनदास नेमिशराय की है ये। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, बिल्कुल सही है, ई सही है, ABE, ABE कहाँ पर, ये रहा तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, 46वां प्रश्न। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण बताना है। ये काव्य दोष किसमें कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो क्लिष्ट दोष कौन सा होता है, जिसमें क्लिष्ट शब्द आते हैं एकदम, है ना, कि वेद नखता ग्रह जोर अर्ध करी को बरजे हम खात, है ना। तो वेदों की बात हो रही है, नक्षत्र ग्रह की बात हो रही है, क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं कि जिनका समझने में अर्थ ही बहुत बाधा होती है, ठीक है ना, उनको हम खाते हैं। अब इसका अर्थ ही कोई दूसरा ऐसा निकलेगा कि ये खाने के संबंध में हो जाएगा पक्का, ये ए वाला सही है एकदम, ठीक है ना। बी वाला कर्मत्व दोष, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, ये सही है इनसे। काव्य दोष अकर्मत्व दोष, अकर्मत्व दोष होता है जिसमें मतलब कोई भी दो चीजें ऐसे क्रम में आई जो मतलब एक दूसरे के लेवल पे नहीं है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी की तरह क्या बोलते हैं कोई भी XYZ महान है, तो ये सही है। लेकिन ये बोलूँ कि महात्मा गांधी भी उस XYZ की तरह महान है, तो ये गलत हो जाएगा ना, कि महात्मा गांधी कैसे महान हो, महात्मा गांधी उससे तुलना कैसे कर सकते हैं, महात्मा गांधी की तुलना किसी और से की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बी वाला तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। दुष्कर्मत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगायो, ठीक है, ये भी सही है, सी भी एकदम सही है, कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगायो, ठीक है। और ग्राम्यत्व दोष, कस्ती कटिति कनिष्ठ माँ असी देत मंजली घनिष्ठ माँ, नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ये ग्राम्य दोष नहीं है, यहाँ पे ग्रामीण भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ होता है। और अप्रतित्व दोष देखते हैं ए वाला, ही तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, ठीक है, ही ये तल हृदय के तल तक दुख देते हैं तेरे अनुभव, ठीक है ना, सही है, ये हृदय तल बसी दुख देते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर माना है वो है ACE, यानी कि दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, याद रखना दूसरा, ठीक है ना, ACE। काव्य रीति के संबंध में सही कथन बताना है, ठीक है, बताते हैं क्या है काव्य रीति के बारे में। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग वामन ने किया है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जब वामन ने तो इन्होंने किया है, ठीक है ना, ये सही है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग, एकदम सही, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 500 बार क्वेश्चन आया है ये। आचार्य रुद्रत ने रीति को
ऋतु शब्द को संगठना, संगठना बताया, बिल्कुल सही बात है, सी भी सही है। भोज ने ऋतु की संख्या 105 मानी, नहीं मानी है। फिर देखिए रागात्मक भाव के अभिव्यंजना करने वाली वेदर भी होती है, वेदर बॉडी नहीं होती, ठीक है ना, वेदर भी होती है। ए बी सी सही है सिर्फ। अगला प्रश्न है कल्पना के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार करो, कर लेते हैं। कल्पना ने कोलरिज को ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, एकदम सही बात है, पहला कथन है एकदम सही। कोलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, ये भी सही है वैसे देखा जाए तो, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, ठीक है। लेकिन ललित कल्पना है दोस्तों, उसको भेद मत मानना आप, ठीक है ना, भेद नहीं है वो, याद रखना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति, ललित कल्पना को रम्य कल्पना बोलते हैं, ये भी याद रखना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जनसामान्य के मस्तिष्क में होती है, बिल्कुल सही बात है। ये मुख्य कल्पना वो होती है जो हम सामान्य चीज़ों को देखते हैं और वहाँ से कल्पना करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सामने शिव जी की तस्वीर है, हाँ ये शिव जी है, ठीक है, ऐसे दिखते हैं शिव जी, ये सामान्य हो गई मुख्य कल्पना, उसके बोलते हैं। लेकिन गौण कल्पना वो होती है जिसमें गूढ़ रहस्य जो हमें दिखती नहीं है, जिसे हमें देखना पड़ता है, गूढ़ रहस्य के द्वारा कल्पना करना पड़ता है, नाम गौण कल्पना है दोस्तों। गौण, गौण का मतलब जिसे कम महत्व दिया गया है, फिर भी सबसे ज़्यादा महत्व कोलरिज ने गौण कल्पना को दिया है, याद रखना, यह याद रखना। तो गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, सी एकदम सही बात है दोस्तों, सी 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 एकदम सही। मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है, गलत। ये तो मतलब अपने आप स्वभावगत होती है, ठीक है ना। और मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय और सायास होती है, ये भी गलत है, ठीक है ना। मुख्य कल्पना सामान्य है जो हम आसपास देखते हैं लगभग, है ना, तो वो है, तो इसलिए मुख्य कल्पना को ज़्यादा खास नहीं माना है, ए बी सी सही है केवल। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में विचार करना है, करो विचार। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, एकदम सही, कोई भी बता देगा। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि और मानसिक दास बनाए जा रही है मैं। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, ये तो सही है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया, बिल्कुल हमारी परंपराओं से दूर करना सिखाया, मोह नहीं, डी नहीं होगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, बिल्कुल आज भी खुल रहे हैं, ACE। तीसरा 50वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? दलित विमर्श, चलिए ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। बहिष्कार पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1927 में, बहिष्कार। दलित विमर्शकारी गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते थे, कभी नहीं मानते थे। जो दलित विमर्शकार थे वो डॉक्टर अंबेडकर को मानते थे, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक, एकदम सही, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत कभी नहीं करते थे, बल्कि गलत मानते थे, वो तो ऐसा है बिल्कुल। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बाहर समाज का यथार्थ चित्रण करती थी, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम पढ़ते हैं मुर्दैया, जैसे हम पढ़ते हैं अपने अपने पिंजरे, ठीक है, ACE सही है यहाँ पे भी, ACE। तीसरा वाला, तीसरा, ठीक है। 51वां, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ठीक है। घुस सको तो घुसो इसमें, दस्त बाती हवा दिन में, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है ना ये। जंगल के संबंध में कौन से विशेषण उपयुक्त है, मतलब कौन कौन सी शब्द इसमें आए हैं, ठीक है ना, कौन कौन से आए हैं? जगमगाते जगे जागे, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है। नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते, ये भी नहीं आते। घिनौने घने जंगल, कंप से कनकने से, BDE। 14 सही होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये तीन ही विशेषण आए हैं इसमें, ठीक है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा सब, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास में किन छंदों की रचना, अच्छा प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है, अच्छा बताया था। इसका तो पहला सर्ग है वो तो है द्रुत विलंबित में, किसमें है? द्रुत विलंबित। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि द्रुत विलंबित में द आ रहा है, द का मतलब द्वादश, द्वादश का मतलब हो गया 12 वर्ण वाला छंद। मात्रा नहीं गिनते इसमें, वर्ण गिनते, वार्णिक छंद है ये, ठीक है ना, तो वार्णिक छंद है, ठीक है। प्रिय प्रवास की रचना किन छंदों में की गई है? बी सही है एक तो, द्रुत विलंबित, ठीक है। एक सी भी सही है, शार्दुल विक्रीडित,
ठीक है, और एक है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता 17 वर्ण होते हैं दोस्तों। BCE, BCE कहाँ पे? पहला। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा BCE। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अय्यर सिंह हरिवोत की रचना है ये। ब्रह्मर गीत के पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती है? आयो जोग शिखावन पांडे, बिल्कुल सही। ज्ञान को महल, ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा हमने ज्ञान को महल, ये गलत है। मधुकर मतवारे, बिल्कुल ये भी सही है। और आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये भी सही है। ठीक है, ACD तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा वाला। मेला अंचल का पात्र बताना है अगला प्रश्न में। मेला अंचल के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? ठीक है, बता देते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है मेला अंचल से भी। सुहागी नहीं, गलत है। फुलिया है, बिल्कुल सही बात है। मनोरमा, मनोरमा नहीं है। आभा रानी है और मंगला देवी है। BDE, ये तीनों के तीनों पात्र किसके हैं? ये मेला अंचल के हैं, BDE। ठीक है, ये सही है। तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला बेग नहीं है दोस्तों, वो कुछ और था। वो हयात बख्श, हाँ हयात बख्श है। हरनाम सिंह भी है और देवदत्त भी है। CDE सही उत्तर होगा, CDE। तमस उपन्यास 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है ये, सांप्रदायिक दंगों से संबंधित। के अलावा अगला प्रश्न देखो आप। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया है? भूमिका में बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है किन किन पुस्तकों का लिया है। तुलसी की काव्य मीमांसा, एकदम सही। लोकवादी तुलसी, गलत। तुलसी आधुनिक वातायन से, गलत। काशी का इतिहास, एकदम सही। और अकबर, ये भी लिया था। ठीक है ना, तो ADE मतलब चौथा उत्तर सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है बेकायदा उसमें। ठीक है ना, 4 सही हो जाएगा, 4। मानस का अंश 1972 अमृतलाल नगर का उपन्यास है। तुलसी की जीवनी बोलते हैं इसको, तुलसीदास। तीसरी कसम कहानी के पात्र बताने हैं, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कसम फणेश सत्यनाथ तेणु, लाल मोहर, पलटदास और दुन्नी राम। महेश्वर तो नहीं है, महेश्वर तो उसका है ना अपने रोज कहानी का। और बेगू पटवारी उसका है, सिक्का बदल गया क्या। ABD हो गया यहाँ पे है ना। और तीनों का नाम एक ही जगह आता है जहाँ हम कहानी पढ़ते हैं, तीनों का नाम एक ही साथ आता है, कोमा लगा लगा के। लाल मोहर, पलटदास और दुन्नी राम। 58वां प्रश्न देखिए। ग्रेंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए, कर लेते हैं। पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण, गलत। पिता पुत्र तो कुछ है नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा बच्चा होता है टिटी नाम का बस। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रण करने में सफलता मिली है। बहुत मार्मिक कहानी है, पढ़ना जरूर, बहुत अच्छी है, मन को भा जाएगी एकदम। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है, बिल्कुल सही बात है। एक रास्ता, एक ही रस, बार बार रोज वही काम। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली नहीं, गलत है ये तो। पूर्व दीप्ति शैली तो उसने कहा था मैं है। ग्रेंग्रीन में रोगियों के अक्सर पेट काटे जाने की, पैर काटे जाने की सूचना के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, एकदम सही बात है। ACE सही बात हो जाएगा, ACE तीसरा उत्तर। नोटिस किया आपने दोस्तों, ACE बहुत ज़्यादा सही हो रहा है इसमें, नहीं BCE, सॉरी BCE दूसरा। ठीक है ना, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा BCE। ये तो गलत हो जाएगा ना, पिता पुत्र वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 59 वाला प्रश्न क्या कहता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक, ठीक है, मल्लिका के कथन कौन से हैं? मोहन राकेश का नाटक है ये दोस्तों। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है मतलब तुच्छ है। मल्लिका का ये कथन नहीं है दोस्तों, ये कथन मल्लिका का नहीं है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, ये बिल्कुल ये कथन मल्लिका का है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, बिल्कुल। सी भी सही है। यह अवसर देखने को के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, बी गलत है। ठीक है, ये पंक्तियाँ नहीं है। ये वाला देखिए,
ये प्रतियां मैंने उज्जैन से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। ई भी सही है। तो बी, सी और ई, बी सी कहाँ पे? दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, दो यहाँ पे सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखिए, भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, क्या कहता है। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत हुआ है। एकदम सही बात है, बिल्कुल। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं सिद्ध किया गया है देखा जाए तो। ठीक है ना, ये गलत है यहाँ पर। वो वैसे भी गलत पदार्थ का पात्र है, एक प्रकार से गलत पदार्थ का चिन्ह है वह। भारत दुर्दशा नाटक भारत को व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है ये तो, बिल्कुल। नाटक में प्रतीकात्मकता पात्र रोग कहता है, निहित भारत को अब नाश। प्रतीकात्मक नाटक तो है रोग वाला, लेकिन ये नहीं कहता ये बात, ठीक है ना, ये गलत है। और इस नाटक में भारत हिंदू को देशभक्त और समाज सुधारक, बिल्कुल देशभक्त और समाज सुधारक रूप को सामने हो आया है, दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ए सी और ई, ये तीनों सही होगा यहाँ पे। तो कौन सा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजों में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। बिल्कुल, अंग्रेज अमेरिका का मस्त कवि व्हाइट मैन लिखा है ना, उनके ऊपर लिखा है ना, वोल्ट मैन, व्हीट मैन, जो भी नाम है उसका, जो 6 निबंध लिखे हैं। तो पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, सही बात है ये। उसके अलावा दूसरा कथन है, पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी, 1924 में लिखी थी। बिल्कुल ये सही सही है दोस्तों। सी है, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्य को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन गलत है दोस्तों। वो तो एकदम ग्रामीण चेतना से जुड़े हुए एक प्रकार से, जैसे उन्होंने देखा ना वो गडरिया वाला, देखा था आपने, मजदूरी और प्रेम, कितना बढ़िया निबंध था वो। तो कहीं ना कहीं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना उनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। पूर्ण सिंह ने हिंदी के कुल 36 निबंध, बिल्कुल गलत है ये भी, ठीक है ना। अब जिसको पता है, जिसने पढ़ा होगा कि डी गलत गलत है एकदम, तो देखो डी इसमें भी आ रहा है, तो ये गलत, ये भी आ रहा है इसमें भी गलत, ये भी आ रहा है इसमें गलत। तो बचा कौन सा? एक ही तो बचा, ABC वाला, घूम फिरा के ABC, क्योंकि सबको पता है 6 निबंध लिखे हैं, ठीक है ना। और पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदवादी कविताएं नहीं लिखी, गलत है ये भी, है ना। श्रीधर पाठक ने लिखी है, रामदास त्रिपाठी ने लिखी है, वो है ना। तो ABC सही होगा दोस्तों। कभी कभी उत्तर से भी उत्तर निकल जाता है, ऑप्शन से भी। श्री शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लो विचार। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित बात चरित्र है। बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड कर्जन के प्रतीक के रूप में ये शिव शंभू का चिट्ठा लिखा था। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये लॉर्ड कर्जन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। श्रीमान का स्वागत पहला सही है, गलत है ये दूसरा वाला। इन निबंधों में व्यंग्य विनोद भाव की बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है, ये तो नाम से पता चल रहा है। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में हुआ था, गलत है ये, 1904 में हुआ था। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानते हैं, गूंगी प्रजा का एक वकील, सही है दोस्तों। ACE, इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा ACE, ठीक है। देखो शिव लोग आपको पता होता है कि लॉर्ड मिंटो नहीं लॉर्ड कर्जन होता, तो आप ऐसे ही लगाए थे कि बी गलत, बी गलत और बी गलत, तो दूसरा ऑप्शन ही बचा। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। कर लेते हैं विचार, क्या कहते हैं ये, कि प्रताप नारायण मिश्र से को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। बिल्कुल, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ए सही है एकदम। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। ना 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 ना, औपचारिक ऐसा मतलब ये होता है ना एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का, वैसा नहीं है बिल्कुल। वो तो एकदम देसी भाषा यूज करते थे, एकदम चलती फिरती मुहावरेदार एकदम। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता कहते हैं, ये भी सही बात है। आत्मव्यंजक मतलब जो उनको सही लगा, आत्मानुभूति। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया था, गलत है गलत है, उड़िया का नहीं किया था। उनके निबंध में संस्कृत व उर्दू के शब्दों के साथ साथ बेसवार हिंदी के ग्रामीण कहावतें और शब्दों का ही प्रयोग मिलता है, एकदम सही बात है। वापस ACE सही हो जाएगा। नोटिस कर रहे हो आप, ज़्यादातर जो ACE सही है इसमें नहीं। 64वां प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के बारे में क्या कहते हैं। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है। शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई जीवनी है ये, विष्णु प्रभाकर जी की।
द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे, ये गलत है। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, ये एकदम सही कथन है दोस्तों, ये है ना। गांगुली परिवार का जो किशोर थे ना, वो नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। और बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे, ये भी सही दी है, इस पर दिया हुआ है ये। और देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष थी, ये भी सही है एकदम, 17 वर्ष की आयु थी इनकी। बी सी डी कहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, ये सही है एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए, कर लेते हैं बिल्कुल। तुलसी राम के गांव का नाम बाहरा गांव है। सरजू भैया गांव में के चंद जिंदा दिलों में से एक है। और बाबा हरिहर दास ने तुलसी राम का नामकरण किया था। और कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ दिया था। और बाबा को पाँव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था, है ना। यूजीसी नेट के जो फाइनल आंसर किए दोस्तों, उसके अनुसार ये डिलीट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मुर्दैया जो है वो तुलसी राम की आत्मकथा है, तुलसी राम की 2010 में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका मणिकर्णिका नाम से दूसरा पार्ट भी छपा था, याद रखना, ठीक है। 66वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है हमको ये किसमें कौन सा समास है, चलिए बता देते हैं। तत्पुरुष समास। ऐसे तत्पुरुष समास वो होता है जहाँ तुलसी करत, जहाँ बीच में कारक ट्राइब से कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, शिवालय होगा पहले में, तो ठीक है। तीसरा तो शिव का आलय यानी कि शिव का घर, तो मैंने कहा ना कि कारक चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास पहले में। तीसरा या तो ये होगा या ये होगा। द्वंद्व समास दो और दो, द्वंद्व समास में द और दो आ रहा है, तो दो लव और कुश, राम और श्याम, माता और पिता। तो जहाँ पे या और आए बीच में, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, तो दूसरे में वन होगा, तो इसमें होगा। चौथा उत्तर सही होगा दोस्तों। अव्ययभाव समास यथामति, मति के अनुसार, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों। बहुव्रीहि समास में होगा चक्रपाणी, अन्य ही पद प्रधान होता है, ठीक है ना। चक्र को धारण करने वाले चक्रपाणी यानी कि भगवान विष्णु। 67वां प्रश्न देखिए, मिलान करना है कौन सा संप्रदाय किसका है, ठीक है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है दोस्तों, रामानुजाचार्य, इसका सही हो जाएगा पहला। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, मध्वाचार्य, कहाँ पे है, तीसरे पे। दूसरे में 3 हो जाएगा, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, बिल्कुल 4। और सनकादि के, जैसे सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय दोनों बोलते हैं, निम्बार्काचार्य। 1342 कहाँ पर है, तीसरे में। अगला प्रश्न देखिए, मंटो मेरा दुश्मन किसका है, ये मंटो मेरा दुश्मन पता है आपको, उपेंद्र नाथ अश्क का है ना। तो ए में 3, ये और वे जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ये और वे। जंजीरें और दीवारें, इसका हो जाएगा अपने रामवृक्ष वेनीपुरी। और प्रेमचंद घर में आपको पता होगा इसे, डी में 1 शिवरानी देवी, ठीक है। जंजीरें और दीवारें किसकी है, रामवृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष है ना, वृक्ष के अंदर क्या है, दीवारें लगी हुई है, दीवार के रख के वृक्ष लगा हुआ है, याद रखना। ये और वे जैनेन्द्र कुमार, ये और वे, और मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क। 3 4 2 1, 3 4 2 1, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मिलान करना है इसमें से कौन सी रचनाएं किस किस समय में बनी थी, ठीक है। तो हमको पता है कि काव्य प्रकाश जो है किसकी रचना है, वो मम्मट की रचना है। तो मम्मट का समय कब है, 13वीं शताब्दी, तो यानी कि पहले में 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है चंद्रालोक, किसकी है, जयदेव की। और जयदेव का समय कब है, अपन कब मानते हैं जयदेव का समय, 13वीं शताब्दी है दोस्तों। जयदेव का समय है 13वीं शताब्दी, मम्मट का है 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो पहले में 4 हो जाएगा। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है, याद रखिएगा, मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है। जयदेव का है 13वीं शताब्दी, ठीक है ना, वो गड़बड़ से जयदेव का हो गया 13वीं शताब्दी, जयदेव का 13वीं शताब्दी है। काव्य प्रकाश मम्मट का होगा 11वीं शताब्दी, याद रखना, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, काव्य प्रकाश का हो गया 11वीं शताब्दी 4, ठीक है ना। मम्मट का चंद्रालोक जयदेव 13वीं शताब्दी यानी कि तीसरा। कुवलयानंद का क्या हो गया, उद्योतन सूरी, ठीक है ना। कुवलयानंद किसकी है, तो इसका हो जाएगा सी में 2 यानी कि 17वीं शताब्दी, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाएगा सी में। और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ की, ठीक है ना। तो डी में 1। 4 3 2 1 किस में है, तीसरे वाले में, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सही कर लेना दोस्तों, मिलान करना है यहाँ पे, मिलान करना है, चलो मिलान कर लेते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास, किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास। ये तो शुक्ल की रचना है, ये है ना, तुलसीदास के ऊपर लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना। और एक लोकवादी तुलसी है जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। तुक का मतलब हो गया विश्व, तो ऐसे याद रखना, लोकवादी तुलसी यानी कि लोक, लोक किसे बोलते हैं? लोक, इस लोक में यानी कि इस विश्व में। तो लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाएगा, और गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। तो ए में तो हो जाएगा 2, ए में 2 हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा अपना 3, डी में 3। अब बचा कौन सा? तुलसी काव्य मीमांसा। तुलसी काव्य मीमांसा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 उदय भानु सिंह, ठीक है ना। तुलसी काव्य का उदय भानु सिंह, और तुलसी आधुनिक वातायन से इसका हो जाएगा चौथा, रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ। 2143, 2143 मतलब तीसरा उत्तर। 3 यहाँ सही हो जाएगा, ध्यान से देख लेना दोस्तों, है ना। 71वां प्रश्न देख लेते हैं अपन। ये उसमें से दिया हुआ है शेखर एक जीवनी में से, जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 है, जिसके अंदर 4 खंड है, और दूसरा पार्ट है संघर्ष नाम से। पहले वाले का नाम है उत्थान, दूसरे का नाम है संघर्ष, उसके अंदर भी 4 पार्ट है। तो क्या है? खंड का मिलान करना है, इसमें से मिलान कर लेते हैं। तो उषा और ईश्वर, पहला का नाम है उषा और ईश्वर, तो उषा और ईश्वर कहाँ पे? तीसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे का नाम है दोस्तों इसमें से पुरुष और परिस्थिति, तो पुरुष और परिस्थिति 2 नंबर पे हो गया। फिर है प्रकृति और पुरुष, ठीक है ना, प्रकृति और पुरुष है चौथे नंबर वाला। और फिर लास्ट में है बीज और अंकुर, ठीक है, बीज और अंकुर। नहीं नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो प्रथम खंड है उसका नाम है उषा और ईश्वर, ठीक है। जो दूसरा खंड है उसका नाम है अपने बीज और अंकुर। हाँ, उषा और ईश्वर के बाद है बीज और अंकुर पहला, उसके बाद जो सही होगा वो होगा चौथा, प्रकृति और पुरुष। उसके बाद पुरुष और परिस्थिति, और पुरुष और परिस्थिति से ही दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो स्टार्ट होता है, पुरुष और परिस्थिति से, ठीक है ना। पुरुष और परिस्थिति से दूसरा वाला जो भाग है, यानी कि उत्थान के बाद संघर्ष, वो पुरुष और परिस्थिति से स्टार्ट होता है। तो याद रखना, सबसे लास्ट में पुरुष और परिस्थिति आएगा, सबसे पहला उषा और ईश्वर, फिर बीज और अंकुर, फिर उसके बाद प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो पुरुष और परिस्थिति और प्रकृति और पुरुष में कन्फ्यूज मत होना, प्रकृति और पुरुष पहले आएंगे, उसके बाद पुरुष और परिस्थिति आएगा। तो 3 1 4 2 किसमें है? दूसरे में। 72वां देखना है, किरण। किरण किसका है? ये कानों में कंगना, राधिका रमन, जो राधिका रमन की कहानी है ना, राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो दूसरा सही हो जाएगा पहले में। लक्ष्मा, कौशिका गटवार, ठीक है ना, पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कहानी है। अनीता राही कहानी की है सही। और श्यामनाथ चीप की दावत, डी में 3, 2413 दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से मिलान कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त अंजोदीदी बकरी, इनका नाटक है ये, तो इन नाटकों के पात्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का कौन सा है दोस्तों? लीला, नीला, कार्नेलिया, ये है ना, तो ए में 4 हो जाएगा, ठीक है। और बी में क्या हो जाएगा? अंजोदीदी का मुन्नी, ठीक है, बी में 1, सी में 2 राम, राम जो है वो, और जयमाला तो स्कंदगुप्त का है इसे, डी में 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 तीसरा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, अंजोदीदी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है, और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिंतामणि के चारों भाग दिए हुए हैं, चारों का प्रकाशन वर्ष किसने किसने किया है, मतलब ये बताना है हमको, ठीक है ना। किसने किसने प्रकाशित किया है इनको, मतलब ये इसमें रामचंद्र शुक्ल के निबंध है इसमें, जबकि संपादक कौन है वो बताना है। तो पहला तक को तो आपको पता होगा, रामचंद्र शुक्ल खुद से, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे पहले के। तो दूसरे के कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तीसरे के नामवर सिंह थे दोस्तों, और चौथे के थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो चौथे के थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है? 3 1, अच्छा तीसरे में, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो याद रखना, चिंतामणि प्रथम भाग जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने खुद प्रकाशित किया था। चिंतामणि भाग 2 जो है जो आचार्य प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, भाग 3 को नामवर सिंह ने, और भाग 4 को कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने, ठीक है। 75 वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे, कि देवनागरी लिपि के लिए मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाए, ठीक है। लगाते हैं देवनागरी लिपि, जो हमारी लिपि है, जो संविधान के 343 अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि और राजभाषा जो है हिंदी रहेगी, ठीक है।
तो कौन कौन से कथन सही है, क्रम से लगाना है। तो फिर पहला उत्तर सही होगा, वो होगा महादेव गोविंद रानडे के सुझाव। पहले सुझाव दिए जाएंगे तो पहले बी आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित, फिर महाराष्ट्र में देखो महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी तिलक हो गए या फिर और जो लोग हो गए, उन्होंने ना हिंदी के लिए बहुत प्रचार प्रचार किया था। तो डी वाला हो जाएगा, डी में तो दूसरे में डी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा काका कालेरकर की अध्यक्षता में गठित गठित तो तीसरा सी हो जाएगा, ठीक है। बी डी सी किस में है, बी डी सी दूसरे वाले में, ठीक है। उसके बाद ई आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद जो 1947 के आसपास गठी थी उत्तर प्रदेश में। और अंत में है डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, ठीक है। तो बी डी सी ई ए, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली, बी डी सी ए इसका आंसर होगा। तो दो आंसर होगा 75 में। 76वां प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाती क्रम में लगाना है। चलिए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला होगा वो आस्था और सौंदर्य होगा इनका, बी वाला सबसे पहले आएगा जो इन्होंने पहले लिखी थी। उसके बाद भाषा और समाज, बी के बाद ए। उसके बाद बात करें तो प्राचीन भारत भाषा के परिवार, उसके बाद है इनका, नहीं सॉरी, बी ए के बाद है इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है, डी, बी ए डी। उसके बाद है इनका नई कविता और अस्तित्ववाद, सी। और उसके बाद है ई, ठीक है, प्राचीन भारत भाषा के परिवार। तो याद रखना आस्था, आस्था मतलब ए, और भाषा और समाज यानी कि बी, यानी कि जो बी वाला पहले आएगा यहाँ पर, भाषा और समाज बाद में आएगा। याद रखना आस्था और सौंदर्य पहले, फिर भाषा और समाज, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, और फिर प्राचीन भाषा के भाषा परिवार, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। 76 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा बी ए डी सी ई, तो यानी कि तीसरा उत्तर है, ठीक है। तीसरे उत्तर में है बी ए डी सी ई, तीसरा वाला, ठीक है। चौथा वाला देखिए, अगला 77 प्रश्न क्या कहता है, स्थापना वर्ष के अनुसार से पहले से बाती क्रम में लगाइए। चलिए लगाते हैं, हम सबको पता है सबसे पहले ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी राजा राममोहन राय की, जो इसके संस्थापक थे। और सबसे पहले डी आएगा दोस्तों, डी। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज आपने पढ़ा होगा, ये सबसे लास्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ली थी, और ठीक है। और उसके बाद खुला था रामकृष्ण मिशन जो कि इनका था विवेकानंद का। तो सबसे लास्ट में है सी, और उसके पहले बी है, और अंत में बचा ए जो कि दयानंद सरस्वती के प्रयास से आर्य समाज। तो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि राजा राममोहन राय। फिर प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन का जो था। उसके बाद अपना हो जाएगा ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसका ए है रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंद जी इनके वो थे, ठीक है, संस्थापक रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न डी ई बी ए बी सी, यानी कि दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, डी ई ए बी सी, यानी कि दो उत्तर सही हो जाएगा, दो। 78वां प्रश्न देखते हैं, कामायनी के सर्व से पहले से बाद में क्रम में लगाना है। लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता ने आशा, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ठीक है, काम वासना लज्जा की, की के बाद कर्म। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ मैं आपको इसको, कि चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा कि काम, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। उसके बाद ईड़ा, ठीक है। उसके बाद है स्वप्न में संघर्ष, और फिर वो आ जाएगा अपना कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चार कौन से बच्चे, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है, आनंद। इनकी ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करोगे आप इसको। कि चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, कहा से हो गया इसका मतलब चिंता आशा श्रद्धा काम, काम हो जाएगा, कहा काम की काम, फिर वासना लज्जा, काम वासना लज्जा की कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना, की बड़ी की मात्रा, तो के का तो हो गया कर्म, और डबल ई का मतलब हो गया एक से बड़ा ई का मतलब हो गया बड़ा ई ईर्ष्या, और छोटा ई का मतलब हो गया इसका ईड़ा, ठीक है ना। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, काम वासना लज्जा की, यानी कि कर्म ईर्ष्या ईड़ा। उसके बाद होगा स्वप्न में संघर्ष,
स्वप्न में संघर्ष, यानी कि स्वप्न और उसके बाद संघर्ष, और उसके बाद हो जाएगा निद्रा। निद्रा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे निद्रा सबसे लास्ट में, न से निर्वेद, आदर्शन, आर से रहस्य, ऐसे आनंद। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब मिला लेते हैं कौन सा पूछ रहा है ये, कौन सा कर्म होगा इसका। तो इसका जो हमारा सही कर्म हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले हाँ, चिंता, चिंता आशा, चिंता आशा श्रद्धा, श्रद्धा ने काम, काम, वासना, वासना नहीं लज्जा है। ठीक है, EBD, EBD किसमें है इसमें सर, EBD ये रहा। ठीक है, डी उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाना है। ये 68 हो जाएगा, मेरा आंसर चंवल, आपका बंटी 71, मानस का अंश 72 और झूठा सच 58। तो कौन सा हो जाएगा, पहले तो बी, मेरा आंसर बी हो जाएगा, तो इसका झूठा सच का ई हो जाएगा। उसके बाद 68 यानी कि ए हो जाएगा। उसके बाद आपका बंटी का सी, और फिर उसके बाद झूठा मानस का अंश का 72। तो BEACD। अब BEA, ये भी गलत है, BEA DC, यहाँ पे CD और यहाँ पे DC है, ये गलत है। इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। जो यहाँ पे सही उत्तर होगा BEACD। ठीक है ना, और इसी के यही कारण है कि इस कारण से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है ना, BEACD होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जो कि एक ऑप्शन में भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 80वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 80वां प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है, लगा देते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, 1933। अब मैं बात करूँ आकाश दीप की, 1929। कानून कंगना 11 और 13 अलग अलग मानते हैं, तो 11 13 मान लेते हैं अभी। परिंदे 56, निर्बंशिया 57 58 के आसपास। ठीक है, तो इसका 57 मान लेते हैं। ठीक है, अब मानते हैं तो कानून कंगना पहले आएगा, तो सी आएगा पहले। ठीक है, कानून कंगना 13 के हिसाब से सी पहले, तो सी। उसके बाद अपना हो जाएगा आकाशदीप का इस हिसाब से बी 29, ईदगाह का 33, परिंदे का 56 और निर्बंशिया का 57, यानी कि CBAD यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, 80 में 2। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रश्न प्रश्न करवाया था ऊपर, जिसमें इनका भी बताना था प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो इसमें अपने जो सही आंसर माना था 76 में, वो माना था, क्या माना था कि भाषा और समाज जो है वो सबसे पहले आएगा। नहीं, भाषा और समाज पहले, ए से आस्था है तो ए से आस्था, और बी से भाषा और समाज, तो ये पहले आएगा। ठीक है, आस्था और सौंदर्य पहले और भाषा और समाज बाद में, तो बी और ए वाला इसका सही आंसर था। तो आस्था और सौंदर्य का जो प्रकाशन वर्ष है ना दोस्तों, वो है 1916। ठीक है, और जो भाषा और समाज है ना उसका है 1961, ये याद रखना आप। आस्था और सौंदर्य 1916। ठीक है, भाषा और समाज 1961, महावीर प्रसाद और अस्तित्ववाद 1977। ठीक है, महावीर प्रसाद और अस्तित्ववाद दोस्तों 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 78 में है, और उसके बाद प्राचीन भारत के भाषा परिवार 79 में, 1979 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। हाँ, 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न क्या कहता है कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम लगाना है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक है, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबा बाबू खाने को मुँह खोले, बिल्कुल ये भी आया था, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में आया था। ठीक है ना, अभी नहीं आया ये। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, बिल्कुल ये पहले आ चुका था, ये इससे पहले आया था। ये शुरुआत में नाटक से शुरुआत होता है, उसी के आसपास आता है ये। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। उसके बाद जो अगला इसमें क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, चना खाते मियाँ दुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बिगाए। ठीक है ना, उसके बाद BAE। उसके बाद हो जाएगा, चूरन जब से हिंद में आया, सारा हिंद इसका धन बल सभी कटाया, तो BAE फिर इसका डी वाला हो जाएगा डी, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। उसके बाद हो जाएगा डी, तो BAECD। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था ही सही। BAECD यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी B81 में। ठीक है, अंधेर नगरी प्रकाशन वर्ष 1981 है दोस्तों इसका। नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला बार प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भौगोलिक, ये अभी कथन वाला दोस्तों है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि भौगोलिक परिवेश जहाँ हम रहते हैं अलग अलग जगह में,
हम लोगों के बोलचाल की भाषा से कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, उसी के स्तर पर भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये तो एकदम सही बात है दोस्तों। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, ठीक है, सामाजिक परिवेश, क्योंकि भाषा पर्सनल मेरी अपनी नहीं है, सबकी है, समाज से मिलकर भाषा बनती है, या भाषा से मिलकर समाज बनता है, ये भी बोल सकते हैं। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। एकदम सही बात है दोस्तों ये। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब दोनों सही हो और आपको कन्फ्यूज हो रहा हो कि सही व्याख्या है या नहीं है इसमें चयन करने में, तो याद रखना कि पहली लाइन और जो दूसरी लाइन है, अभी कथन और कारण दोनों में सेम बातें कही गई है या नहीं कही है, दोनों में भाषा की बातें कही गई है, दोनों तो दोनों सही तो है ही सही, साथ में आर एक की सही व्याख्या भी है। इसलिए पहला उत्तर सही होगा हमारा, पहला वाला, एक वाला, जिसमें एक वाला है ना, ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है, तो पहला सही हो जाएगा, एक। ठीक है, 83वां प्रश्न देखते हैं। 83वां प्रश्न क्या कहता है, ये भी वही है, ठीक है ना, अभी कथन वाला। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताई, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों, बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है ना। और जो अगला अगला वाला है कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी बहुत अंतर है, बिल्कुल बहुत कम अंतर है। ये तीनों की तीनों जो बोलियां है ना, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है दोनों, तीनों के तीनों। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 ही बोलियां निकली है ये। अब जाहिर सी बात है, 3 बोलियां एक अपभ्रंश से निकली है, तो जाहिर सी बात है समानता तो हो ही सकती है, बहुत कम अंतर। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है, तो यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। ठीक है, 84 वाला देखते हैं क्या कहता है। गांधी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईशा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। बिल्कुल बहुत सही बात कही है दोस्तों ये, यानी कि अंतर्मन से, अनुभव से जो बातें निकलती है ना, वो एकदम सत्य होती है, और वो डायरेक्ट डायरेक्ट दूसरे के हृदय को निकट पहुँचती है, टच करती है। ठीक है, अब कारण है कि गांधी ने धार्मिक सत्य को खोजा नहीं, अपने जीवन में अनुभूति की थी, बिल्कुल सत्य बात है, इन्होंने खोजने नहीं गए थे ये कहीं पे भी। जैसे हम भी अनुभव करके लाइफ को जी कर कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं ना आए दिन, जो लगता है कि अरे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, फिर भी बोल दी, तो ये हमारे अनुभव का ही कारण होता है दोस्तों। आर ए की सही व्याख्या भी है, बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक शब्द आ गया, बिल्कुल त्रेजडी कारण बेगुनाही बंटी सबसे अधिक भोगता है, एकदम सही बात है, पहला कथन सही है। और बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए भी बिना माँ का हो गया है, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन, दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी हैं दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे ए और आर दोनों सही हो, परंतु आपको कन्फ्यूज हो कि इस आर ए सही की व्याख्या है या नहीं है, या नहीं है लगाएं, है या नहीं लगाएं, तो जहाँ दोनों अभिकथन और कारण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे सही व्याख्या लगा दिया करो बेटेंशन होकर, ठीक है ना। तो ए का पहला हो जाएगा, ठीक है। 86वां प्रश्न देखिए, सिंदूर की होली नाटक में 2 अंक है, नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णराज के प्रमुख पात्र हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अपना, दूसरा कथन कहता है अपना कि सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती तथा अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती। ये तो सही है दूसरा वाला, तो ठीक है ना, दूसरा वाला कथन तो एकदम सही है, प्रातःकाल 9 बजे शुरू होता है और लगभग रात को 10 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ये तो एकदम सही है। लेकिन अगर बात करें पहला ऑप्शन की, तो इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि पात्र तो ठीक है इसमें, लेकिन जो अंक है ना वो 2 नहीं है, तो 3 अंक है टोटल, ठीक है ना। सिंदूर की होली, जहाँ तक मुझे याद 3 अंक है, 1934 में लिखा गया, तो यहाँ से याद किया था, 3 अंक है टोटल ये। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ठीक है ना, 3 अंक है इसमें, तो याद रखिएगा ये। तो यानी पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 87 प्रश्न देखिए, 87वां प्रश्न क्या कहता है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों विद्रुपताओं को उजागर किया गया है, एकदम सही बात है। 1977 के आसपास लिखा गया नाटक था ये, शंकर शेष का नाटक है ना, 1977, या कुछ लोग 1972 भी बताते हैं, देख लेना। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से, पौराणिक कथा एकदम सही है दोस्तों ये। इसमें 2 कथाएं समानांतर चलती रहती है, जो रियल द्रोणाचार्य है उनकी, और एक जो शिक्षा के प्रोफेसर हैं अरविंद उनकी, तो ठीक है ना, दोनों की एक साथ चलती रहती है, तो दोनों कथन सही है इसमें, तो ठीक है ना, और आर्य की सही व्याख्या भी है, ठीक है। कमेंट करके बताओ एक और द्रोणाचार्य का जो मानक प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, ठीक है। 38वां प्रश्न देखते हैं, 88 प्रश्न क्या देता है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपन्यास उपनाम में
सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी थी। ये भी सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शिव शंभू के चिट्ठे और दुबे जी का चिट्ठा जी की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र जो कि एक ललित निबंधकार थे, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, भ्रमरानंद के पत्र, ठीक है ना। तो भ्रमरानंद नाम से उन्होंने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी थी। ये एकदम सही है दोस्तों, पहला एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई है। ये भी एकदम सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखो मेरी बात सुनो, दोनों सही है। अब ये बताओ आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है। ये बताओ दूसरी जो बात है फिर ललित निबंध की बात की गई है और पहले कुछ और ही बात की गई, चिट्ठियाँ पत्री लिखने की बात की गई है। जैसे शिव शंभू के चिट्ठे, दुबे जी का चिट्ठा, वैसे विद्यानिवास मिश्र ने भी चिट्ठियाँ लिखी है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ कथन है उसमें ललित निबंध की बात की गई है। दोनों भले ही विद्यानिवास मिश्र से संबंधित है परंतु ललित निबंध से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसलिए ए और आर दोनों सही तो है, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, पहला सही नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको आराम से समझना है चीज़ों को। समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। 89वां प्रश्न देखिए। 89वां प्रश्न क्या कहता है, यात्राएं जहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर अंदर की ओर भी। एकदम सही, एकदम सही कथन है बिल्कुल दोस्तों ये। और अगला कथन है कारण आर की यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वो यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतर भी होती है। वैसे इसने कहा है कि एक व्यक्ति की यात्रा है ना का ब्यौरा होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एकदम सही कथन है कि टूरिस्ट गाइड का जगह थोड़े लेना चाहते हैं हम, ऐसे लिखते हैं यात्रा में जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है सिर्फ और सिर्फ। और जितनी यात्रा भीतर होती है ना, बाहर होती है, उतनी भीतर भी होती है। एकदम सही है, दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही हैं। और देखो पहला लाइन में भी आ रहा है अंदर और बाहर, और दूसरी लाइन में भी आ रहा है, तो दोनों सही ही हैं। आर ए की भी सही व्याख्या है यहाँ पे, तो पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम, 90 वाला प्रश्न। देखो दोस्तों, क्योंकि जो गद्यांश है ना वो हम नहीं कर रहे हैं। गद्यांश आपको आंसर देखिएगा, उसमें समझा रहे लाइक कुछ नहीं है, आसान गद्यांश है। लेकिन यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि गद्यांश से भी सॉल्यूशन करवाना है तो हम निश्चित तौर पे गद्यांश भी आपको करवाने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 90वां प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न क्या कहता है, कालक्रम के अनुसार इनको आराही क्रम में जमाना है। चलिए जमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, गवई गंध गुलाब, चलो ठीक है। गंध आ रही है, कब से आ रही है गंध, 3 घंटे आ रही है, 3 दिन से आ रही है। 3 दिन को कैसे लिखते हैं हम, 72 के हिसाब से, ठीक है ना। गवई गंध गुलाब, ठीक है ना। तो इसका तो हो जाएगा इसका सब सही प्रकाशन वर्ष है ना वो 1980 होगा, ठीक है ना। और जो 1972 है ना वो कोई दूसरा निबंध है उनका, कुबेरनाथ राय के निबंध है सारे के सारे ये, ठीक है ना। गवई गंध गुलाब ये तो हो गया विवेकी राय का निबंध है, गवई गंध गुलाब। आम रास्ता नहीं है, ये भी उनका ही है, आम रास्ता नहीं है। गवई एक जो है ना गंध से नाम से कुछ है एक, मतलब जो 72 है उसका प्रकाशन हुआ तो कुबेरनाथ राय का है, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप बताना एक बार कौन सा है वो। और इधर दूसरा जो है गवई गंध गुलाब 1980 हो गया। उसके बाद है आम रास्ता नहीं है दोस्तों, इसका प्रकाशन कितना हो जाएगा, आम रास्ता नहीं है कि ध्यान दे चलो, बराबर बराबर देख के चलो, 1988, ठीक है ना। बराबर बराबर साइड में देख के चलो। और जीवन अज्ञात गणित है, यानी कि मुझे जीवन में 2-4 चीज़ें भी नहीं आती, याद रखना। जीवन अज्ञात गणित है, मुझे 2-4 चीज़ें भी नहीं आती, तो 2004 हो जाएगा इसका, 2004। और उठ जाग मुसाफिर आपको तो पता होगा, इसे दिन के 12 बज गए, अब तो उठ जाओ यार, 2012, ठीक है ना। लोग 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, तो 2012 हो गया। तो चली फगुन हट बोरे आम, ठीक है, चली फगुन हट बोरे आम, इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष है 75, ठीक है ना। भाई 75 वर्ष की आयु में भी जो फगुन हट है ना वो आम तोड़ने जा रही है 75 वर्ष की आयु में भी, यानी कि सबसे पहले ई हो जाएगा, ठीक है, ई। उसके बाद हो जाएगा अपना 80 वाला, 80 सही बात है, 80 वाला कौन सा है अपना, ए। ई के बाद ई हो जाएगा, ठीक है, ई के बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ई और ए, ठीक है। उसके बाद 80 के बाद 88, 88 किसका है, आम रास्ता नहीं है, क्योंकि बराबर चलो, ध्यान से देख के चलो, ई ए बी हो गया। उसके बाद 2004 वाला हो जाएगा, 2004 में कौन सा, CEABC। और उसके बाद हो जाएगा अपना 2012 वाला DEABCD, इसका सही उत्तर हो जाएगा EABCD। और EABCD इसमें किसी में नहीं है दोस्तों, देखो आप, है ना, किसी में भी नहीं है, इस कारण ये भी डिलीट हुआ था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है सही वो EABCD होगा। ये जो सारे निबंध है वो विवेकी राय के हैं। जहाँ पर विद्यानिवास मिश्र के निबंध पढ़ते हैं, जहाँ कुबेरनाथ राय के निबंध पढ़ते हैं, वहीं नीचे विवेकी राय मिश्र के भी
वीवी की राय के, जो कि ग्रामीण चेतना के निबंधकार थे, उनके भी निबंध पढ़ते हैं हम, और वही क्रम से दिया हुआ है सरस्वती पांडे में भी। ठीक है। और जो मैं बताया था 1972 में आसपास, वो भी कोई गंध से ही है, गंधमादन हो सकता है, शायद गंधमादन हो सकता है वहाँ, गंधमादन का प्रकाशन 1972। क्योंकि मैं ऐसे याद किया था कि गंध आ रही है 3 दिनों से, यानी कि 3 दिन का मतलब 72 घंटे, तो 72 से याद किया था। और जो मैं याद करता हूँ ना, जिस प्रकार से मतलब चीज़ें मैंने याद किया बच्चों को करवाता हूँ, वो ऐसे करवाता हूँ जैसे कि एक तो मान लो सन 1900 वाला सन पकड़ लेता हूँ मैं, एक देश आज़ाद 1947 को आता है ये पकड़ लेता हूँ, एक 1975 पकड़ लेता हूँ बीच की संख्या, और एक पकड़ लेता हूँ जो आपकी बर्थडे की डेट होगी ना, वो होगी पक्का 1900 से लेके 2005 के बीच में। ठीक है ना दोस्तों, तब इनमें से कोई सी भी अपनी डेट पकड़ो आप, और इससे संबंधित आसपास आप है ना कहीं प्रकाशन वर्ष को मेल कराना सोचो, है ना। रटोगे तो रटने से याद नहीं होगा दोस्तों, रटने से, ट्रिक से भी याद नहीं होगा, भूल भुला जाओगे, क्योंकि ट्रिक से एक चीज़ याद हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, और चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है। 90 प्रश्न हमने कर चुके हैं दोस्तों। जो 5 मार्च 2023 को हमारा पेपर हुआ था, उसका जो शिफ्ट 1 है वो आज हमने निपटा दिया है। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है बहुत शानदार तरीके से सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ होगा, आप जाके देख लेना। और यहाँ पे कोई डाउट हो आपको यहाँ तक तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर जल्दी अगले वीडियो में, जिसका पार्ट 2 है, यानी कि शिफ्ट 2 वाले में। ठीक है। थैंक यू।